क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो हमारी बुक से जो भी क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हमें क्या कहते हैं, बहुत सारे काम करने में आसानी होती है, ठीक है। लाइक अगर आप HTML के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं चल रही होती, ठीक है। आप बार बार अपनी फ़ाइल को देख रहे हो तो, और कभी ब्राउज़र को देख रहे हो तो, रीलोड कर रहे हो तो, लेकिन वो चल नहीं रही होती और आप परेशान हो रहे हो तो कि क्यों नहीं चल रही। तो बाज़ औक़ात हमारे पास जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस तरह के टूल्स होते हैं जो कि ख़ुद हमें बता देते हैं कि यार आपने ये गलती की हुई है और इस तरह से, ठीक है। ये नहीं भी बताते तो जिन चीज़ों को देख के आप आसानी से समझ जाते हो कि आपने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। फिर उसको ठीक करिए। अगर आप इसको इस तरीके से रख के कंफर्टेबल हो तो ठीक है। जैसे राइट के ऊपर अभी आ रहा है, अगर ये पूरा अगर आपको नीचे लेके आना है तो आप यहीं पे इस एरो पे क्लिक करके इसको इससे दबाओगे तो ये लेफ़्ट राइट जिस तरह से आप चाहो उस तरीके से ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी टैब्स होती हैं, इनको देख के परेशान नहीं होना। अभी हमें सिर्फ जो काम होगा वो एक या दो, इन दो चीज़ों का होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम इसी के ऊपर ज़्यादातर काम होता है, ठीक है। बाकियों पे भी होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप जब तक HTML के ऊपर हो अभी आपको इन दोनों को देखना है, बल्कि इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा आपने इसको देखना है एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे कि अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे, अभी आपको सारे के सारे HTML के टैग्स नज़र आ रहे हैं। ये कौन से टैग्स हैं? ये वो टैग्स हैं जो HTML में लिखे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे ये वही टैग्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देख लो मेरे पास जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा था पूरी की पूरी HTML की फाइल आपको यहाँ पे नजर आएगी, मिल जाएगी, ठीक है। और इनमें से किसी भी टैग को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपने P का टैग बनाया लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि वो P का टैग है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टूल्स होते हैं, ये हमारी अपनी हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी के ऊपर भी हवर करोगे तो वो आपको दिखाएगा कि भाई ये चीज़ है। जैसे मैंने अगर इस पे हवर किया तो ये मुझे बता रहा है कि ये चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पे आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आते हो फेसबुक के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ये पूरी HTML आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करके अगर आप जहाँ पे भी सिलेक्ट करो ये चीज़ ये दिखाएगा कि इसका कोड कहाँ पे लिखा है। जैसे ये था, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो इसने मुझे इसका कोड दिखा दिया, ठीक है। अगर इनमें इस कोड में अगर आपको कुछ चीज़ें अभी नहीं पता, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं करना आपने तो सिंपली जहाँ पे भी आपने काम करना है वहीं पे राइट क्लिक करके वहीं से इंस्पेक्ट करो, जहाँ पे आपने काम करना है उसी के ऊपर राइट क्लिक करो। अगर वहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो भी ये आपको वही चीज़ वहीं पे लाके दिखाएगा, ठीक है। तो आपको पूरे कोड के अंदर ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, अगर आपने बहुत सारा कोड किया हुआ है तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ किसी और वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लाइक मैं आ रहा हूँ, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक जो कि HTML से नासा की वेबसाइट हो सकती है हैक, सुना है ना? होती है ना, हो जाती है नासा की वेबसाइट हैक हो सकती है HTML से या नहीं? आराम से हो जाएगी, कौन कह रहा है? अच्छा चलो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली नासा लिखो, नासा की वेबसाइट को ओपन कर लो। अब मैंने इनकी वेबसाइट को हैक करना है, मैं चाह रहा हूँ ये जहाँ पे मिशन लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे मिशन लिखा हुआ ना है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और चला जाऊँगा इंस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब जहाँ पे मिशन लिखा हुआ है ना यहीं पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मुझे एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इसहाक और एंटर कर देता हूँ तो यहाँ मेरा नाम आ गया। आप भी अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये घर पे जाओ प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों को जादू दिखाओ, ठीक है। वो ये देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, करके दिखा, इस तरह की चीज़ है। बल्कि ये करने से पहले ना इसको बंद कर देना ताकि उसको समझ में ना आए कि ये चल क्या रहा है। अच्छा यार, ये जो मैंने अभी एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, इंस्पेक्ट करके आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें आपने एडिट की हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कुछ भी अगर एडिट किया था यहाँ पे और वो चीज़ ऐसे चल रही है तो जैसे ही आप ये रीलोड करोगे ये सारी की सारी चेंजेस चली जाएंगी, क्योंकि ये जितनी भी चेंजेस होती हैं ये सारी की सारी लोकली होती हैं, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आपने नासा की वेबसाइट में अभी जो चेंज किया था, वो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नासा की वेबसाइट खोल रहे हैं तो उसको आपका नाम नज़र आ रहा है, वो सिर्फ लोकल ही है। यानी आपने अपनी जो अपने पास आपके ब्राउज़र में जो HTML की फ़ाइल डाउनलोड हुई थी, आपने सिर्फ उसमें चेंजेस किए हैं। जो एक्चुअल फाइल है सर्वर के ऊपर जो रखी हुई है वो वैसी की वैसी है, और वो सबके लिए वैसी रहेगी। इसीलिए जैसे ही आप पेज को रीलोड करोगे, रीलोड करने के बाद अब अगर देखो तो ये फील्ड वापस वैसी हो गई, ठीक है। तो ये सिर्फ लोकल ही चेंजेस होती हैं। जब तक आप पेज को रीलोड नहीं कर लेते तब तक आपके पास रहेगी, रीलोड करने के बाद चली जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपनी बुक के ऊपर। हमारी बुक में आज हमने 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 जो है वो इमेजेस से रिलेटेड है, जिसमें आप क्या कहते हैं अपने HTML के पेज को या अपने ब्राउज़र को बता रहे होते हो इमेजेस के बारे में, कि आपने इमेजेस कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमेज लगाने के लिए हमारे पास, जब जाहिर सी बात है जब बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास HTML में एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास HTML में कोई ना कोई टैग होगा, एलिमेंट होगा। तो इमेज के लिए कौन सा टैग होता है हमारे पास? IMG का टैग होता है, ठीक है। IMG का मतलब इमेज ही है, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं आ जाते हो यहाँ से, जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको बताएगा ये रहा टैग, ठीक है। IMG के टैग जो है वो बहुत आसान है। सबसे पहले तो इमेज चलाने के लिए, कोई भी इमेज लगाने के लिए आपके पास इमेज होनी चाहिए, ठीक है, जो इमेज आप लगाना चाह रहे हो। तो आप कोई भी इमेज जो है वो चाहो तो नेट से कोई इमेज डाउनलोड कर लो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड होकर रखी हुई है, तो मैं जो है वो उसी इमेज को यहाँ से उठा लेता हूँ। बल्कि एक डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम जैसे कोई भी इमेज है हमारे पास, गूगल पे सर्च करते हैं, ये इमेज हमने ये इमेज अपने पास लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस इमेज को करूँगा सेव, ठीक है। सेव इमेज एज कर लेता हूँ, ठीक है। JPG इमेज है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन कोई 4 फॉर्मेट्स होते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर जो चल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो JPG या JPEG है, उसके बाद फिर PNG है, PNG के बाद GIF है, GIF के बाद हमारे पास है SVG, ठीक है। ये सारे जो है वो फॉर्मेट्स भी हम देखेंगे इसमें, और ये भी कवर करेंगे कि कौन सी इमेज के लिए कौन सा फॉर्मेट बेहतर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस इमेज, ये जो मेरे पास डाउनलोड हो गई है, मैं इस इमेज को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने VS कोड के अंदर लाके सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ, या ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अगर पेस्ट यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, आपके पास अगर चल जाए तो आप सिंपली यहाँ से इसको उठाएंगे, ड्रैग करके यहाँ पे लाके उसको ड्रॉप कर देंगे, ये इमेज यहाँ पे आपके पास VS कोड के अंदर कॉपी हो जाएगी। जहाँ पे आपकी इमेज डाउनलोड हुई है, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी चला सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ तक का फिर पाथ बताना पड़ेगा। जैसे हम HTML फाइल के लिए पाथ बता रहे थे ना, वैसे ही पाथ बताना पड़ेगा आपको, और वो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए उसको, ठीक है, मैनेज करना। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि जहाँ पर आपकी वेबसाइट रखी हुई है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट का सारा कोड है, वहीं पर आप क्या कहते हैं इमेज को अपने स्टोर करो, ठीक है। और अभी इससे भी बेहतर अभी चीज़ अभी हम देखने वाले हैं आगे चल के, फिलहाल के लिए अभी हम ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इतना बड़ा नाम है ना, ये मसला करेगा, क्योंकि मुझे इस नाम को एज इट इज़ वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कोई लेटर आगे पीछे कर दिया तो ये इमेज नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसके नाम को थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ, मैं इसके रीनेम करके मैं इसको कर लेता हूँ इमेज, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मैंने इमेज लगानी थी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे IMG का टैग मैंने बताया। अच्छा, IMG का जो टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग हमने इससे पहले भी देखे थे, कौन कौन से देखे थे? BR का टैग देखा था, HR का टैग देखा था, और हमने ये भी समझा था कि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं क्यों, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग उस वक्त होते हैं जब आपको कोई एरिया नहीं बताना होता कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो इस टैग के अंदर लाई करता है। जैसे पैराग्राफ का टैग है, वहाँ पे आपको बताना पड़ता है यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा पूरा पैराग्राफ है, इसके बाद कुछ और होगा, पैराग्राफ नहीं होगा, ठीक है। या अगर होगा भी तो दूसरा पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग है, बोल्ड, इटैलिक है, ये सारी चीज़ें आपको एक एरिया बताना पड़ता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इमेज के अंदर आपको कोई एरिया नहीं बताना। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के जहन में सवाल है कि ये भी तो बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज दिखा दो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ नहीं होती, वो इमेज एक लगती है, उस पर हाइट और विड्थ अप्लाई हो जाती है, ठीक है। वो भी देखेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल इमेज का टैग सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग इसलिए है कि बस जहाँ पे भी आप इमेज का टैग रखोगे वहाँ पे इमेज नज़र आ जाएगी, दिख जाएगी,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज का टैग लगाता हूँ। अब इमेज के लिए जैसे एंकर टैग के लिए href का एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी था ना, वैसे ही इमेज के लिए हमारे पास सोर्स का टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ हम href के अंदर पास करते थे ना, यानी कि पूरा का पूरा लिंक, यानी पूरा का पूरा जहाँ पे हमारी html फाइल रखी हुई है उसका पूरा पाथ, बिल्कुल वही चीज़ हम इमेज के अंदर भी देंगे, बस यहाँ पे इमेज का पाथ आएगा। और एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे href नहीं है बल्कि क्या है, src या सोर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोर्स का एट्रीब्यूट दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने सबसे पहले तो क्योंकि अभी करंट फोल्डर के अंदर है, बताया था ना डायरेक्टरी करंट फोल्डर का मतलब डॉट स्लैश के बाद अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, image.jpg। सही है भाई। अच्छा, अब अगर मैं इसको चला के देखूँ उसको, तो मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसके अंदर, अच्छा जैसे SRC इसके लिए इम्पोर्टेंट है ना, बिल्कुल एक और चीज़ इसके लिए भी और भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, वो है ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट जो है वो क्यों नेसेसरी होता है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपका कोई यूज़र है, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट अभी लोड हो रही है। ठीक है, वेबसाइट अभी लोड हो रही है, लेकिन लोड होने के दौरान ही उसका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन ऐसी है कि HTML उसके पास पूरी लोड हो चुकी है, लेकिन उस HTML के अंदर जो इमेज है ना वो लोड नहीं हुई। सही है, पहले जब आप कोई यूज़र आपका कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना, पहले पूरी HTML लोड होती है। HTML लोड होने के बाद फिर उसके एसिड्स लोड होते हैं। एसिड्स क्या है, यही इमेजेस, फॉन्ट्स। ठीक है, ये सारे एसिड्स हैं। अच्छा, अब जब एसिड्स अभी लोड हो रहे हैं, ये जो इमेजेस हैं, अब HTML का जो पेज है ना ये तो फ़ौरन लोड हो जाता है क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है। अब इमेज है, इमेज कभी कभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं हैवी होती है। ठीक है, तो उसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर 4 MB की इमेज है और आपका टोटल कनेक्शन ही समझ लो कि कोई 1 MB या 2 MB का है, तो कम से कम 3-4 सेकंड तो लगेंगे ना उस इमेज को लोड होने में। अगर उस दौरान में यूज़र का इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमेज के टैग के साथ एक ऑल्ट का एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। उसके अंदर हम टेक्स्ट बताते हैं कि अगर यूज़र के पास किसी भी वजह से वो इमेज रेंडर नहीं हो सकी, वो इमेज यूज़र के पेज पे नहीं आ सकी, उसको नहीं दिख सकी, तो उसकी जगह पे हम एक टेक्स्ट उसको दिखा दें जिससे उसको पता चल जाए कि अच्छा यार यहाँ पे ये वाली इमेज थी यहाँ पे। ठीक है, अगर वो चीज़ ना भी लोड हो सके तो टेक्स्ट कम से कम उसको दिख जाए। तो यहाँ पे फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट का एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास क्या कहते हैं, मज़ार क़ाइद की पिक्चर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ठीक है। अच्छा, अभी विजुअली मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मेरी इमेज तो अभी लोड हो रही है। अगर मैं इमेज के पाथ यहाँ से गलत कर दूँ, फॉर एग्जांपल JPG को कर देता हूँ JP, और अब अगर इसको मैं लोड करता हूँ, तो देखो इमेज तो लोड नहीं हुई, लेकिन साथ साथ इमेज का एक आइकन आया जो बता रहा है कि यहाँ पे एक इमेज थी जो लोड नहीं हो सकी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे क्या आ गया, उसका ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत यूज़फुल चीज़ है और इसकी प्रैक्टिस आपकी हमेशा होनी चाहिए। कभी भी कोई इमेज लगाओ तो उसके साथ ऑल्ट का टेक्स्ट लाजमी लगाओ। यहाँ पे भी जो HTML का टेस्ट आपका होगा, उसमें अगर इमेजेस के कोई क्वेश्चन आया, तो इमेजेस के जब भी आप उस इमेजेस के ऊपर काम करोगे, मैं अगर चेक करूँगा तो मैं उसमें ऑल्ट का टेक्स्ट लाजमी देखूंगा। अगर नहीं हुआ तो आपके नंबर्स कटेंगे उसके ऊपर, इसलिए अभी से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑल्ट का टेक्स्ट लाजमी आपने लगाना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर जैसे कोई बंदा है वो इमेज देख के उसको समझ नहीं आ रहा कि यार ये इमेज किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फॉरेन कंट्री का बंदा इस इमेज को देखे, उसको तो नहीं पता है मज़ार क़ाइद है, नहीं पता ना। ठीक है, तो अगर हम उसको इमेज के ऊपर ही कोई टेक्स्ट दिखा दें जिसपे उसको पता चल जाए अच्छा ये इमेज इस चीज़ की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रोड है, ठीक है, तो उसको उस पर वहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए कि भाई ये रोड की इमेज, तो उस तरह की भी चीज़ आप कर सकते हो टाइटल के एट्रीब्यूट के थ्रू। इमेज के ऊपर ही आप टाइटल का एट्रीब्यूट लगाओ। यहाँ पे आप बेसिकली ये सेम ऑल्ट वाला टेक्स्ट भी दे सकते हो, चेंज भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, लाइक ठीक है।
अच्छा, ये क्या करेगा, इससे इमेज लोड होगी। जब मैं इस इमेज के ऊपर होवर करूंगा, यानी माउस अपना एरो लेके जाऊंगा माउस का, तो देख लो एक टूल टिप आ गई। ठीक है, ये वो टेक्स्ट है जो मैंने कहाँ पे दिया है, टाइटल के अंदर दिया है। ठीक है, तो टाइटल से ये वाला काम होगा आपका। तो अगर कोई भी यूज़र आपकी इमेज के ऊपर हवर करेगा, उसको इमेज समझ में नहीं आ रही किस चीज़ की है, तो उसको वो टेक्स्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो ये टाइटल लगाना भी अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसको भी अपनी प्रैक्टिस में ही रखना। ठीक है, सही भाई, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है देखो, आप इमेज तो हमारी रख दी हमने, ऐसी रख दी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल वही वाली बात मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमारी एक फाइल होती है index.html, जो कि सामने रूट पे रखी होती है। उसके बाद हर चीज़ हम फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने HTML के जो फोल्डर था एक और, उसको हमने पेजेस के फोल्डर के अंदर रख दिया था, बिल्कुल वैसे ही मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बेसिकली कुछ लोग एसेट्स का फोल्डर बना लेते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ इमेजेस हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ, और इस इमेज को मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, तो ये मूव हो जाएगी उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे आता हूँ और पेज को रीलोड करता हूँ, तो अब तो इमेज मेरी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि अब वो फोल्डर के अंदर चलेगी, अब वो पाथ तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे अब यहाँ पे पाथ को एडिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले तो फोल्डर का नाम आ जाएगा डॉट स्लैश के बाद, और फिर एक स्लैश आ जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ तक तो मसला नहीं है ना कोई, ये तो सब इजी है ना। अब मैं यहाँ पे वापस रीलोड करता हूँ, तो मेरी ये जो इमेज है वो चल गई। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो किसी भी इमेज के ऊपर हाइट और विड्थ ये भी सेट कर सकते हो। ठीक है, हाइट और विड्थ यहाँ से सेट करना अच्छी बात नहीं है, मैं फिर भी आपको जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि ये काम करती है। ठीक है, सेट हुई है हाइट और विड्थ। आप इसको अगर कम कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 600 है, इसको 400 कर दो। सही है भाई, तो ये हाइट और विड्थ जो है वो आपकी काम कर रही है। ज़्यादा बेहतर ये है, आप हमेशा हाइट और विड्थ इमेजेस की CSS के थ्रू अप्लाई करो। ठीक है, CSS में ये काम आसानी से भी हो जाता है, और CSS से ही करना चाहिए इसको। ठीक है, HTML इन कामों के लिए नहीं है, HTML सिर्फ आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमारे आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये वही बात कर रहे हैं कि आपकी इमेज जो है वो एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, जैसे अभी हमने कर ली। अच्छा, उसके बाद फिर ये इंडेंटिंग वगैरह है, लेकिन मैं ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इस चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं समझता। इंडेंटिंग, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी ये सारी कुछ CSS के थ्रू होनी चाहिए, और CSS के थ्रू ही हम करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम कर रहे हैं स्किप। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई जब भी आप इमेज यूज़ करो, तो इमेज यूज़ करते वक्त 3 बातों का ख्याल रखो। ठीक है, सबसे पहले ये तो है कि इमेज के लिए आपको फॉर्मेट सबसे पहले जो है वो सही से सही चूज़ करना है। आपकी इमेज जो है वो सही फॉर्मेट में होनी चाहिए, आपकी इमेज जो है वो सही साइज़ के अंदर होनी चाहिए, और आपकी इमेज सही रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को ज़रा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे आ जाते हैं फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा, फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया 4 फॉर्मेट के ऊपर हमारी इमेजेस जो है वो चल जाती है। कौन कौन से फॉर्मेट है, JPEG, PNG और GIF और SVG। ठीक है, अच्छा, SVG को तो अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, SVG हम आगे चल के देखेंगे, थोड़ा डिटेल्ड है। JPEG का देख लेते हैं। JPEG के अंदर क्या होता है, JPEG में सबसे पहले तो जो कलर्स की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि वो कोई ऑलमोस्ट 16 मिलियंस के करीब जो है वो कलर को सपोर्ट करता है। तो JPEG जो है वो कौन सी सिचुएशंस के लिए होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई फोटोग्राफ है, ठीक है, कोई कैमरे से ली हुई पिक्चर है, तो उस पिक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि उसमें किसी का फेस हो सकता है, कोई सीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें डिफरेंट कलर्स होंगे, बहुत सारी कलर्स होंगे उसमें अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास फॉर्मेट होता है सबसे बेस्ट वो JPEG होता है। ठीक है, जब भी आप कोई फोटोग्राफ यूज़ करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मेट कौन सा है, JPEG। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं आगे। अब अगर कोई आपके पास इस तरह की इमेज है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है, और जहाँ पे कलर्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, फॉर एग्जांपल लोगो, किसी भी कंपनी का लोगो, अब लोगो के अंदर 2 से 3 कलर्स होते हैं।
ऐसे ही होता है ना, देखे ना लोगोस आपने, जैसे ये सैलानी का लोगो सामने लगा हुआ है, ये देख लो ग्रीन और ब्लू कलर का। तो ये इस तरह के जो लोगोस होते हैं ये सारे ये चीज़ें जो है ये पीएनजी के ऊपर सूट करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जिफ के ऊपर। अब जिफ जो है वो उससे भी ज़्यादा कोई गिरी हुई क्वालिटी में आ जाता है, और उसमें बाज़ औक़ात एनिमेटेड भी होती हैं और स्टिल इमेजेस भी होती हैं, लेकिन ये समझ लो कि मेरे हिसाब से दोनों तकरीबन बराबर ही हैं, पीएनजी यूज़ कर लेना उससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं इमेज के राइट साइज़ के ऊपर। अब राइट साइज़ क्या होता है, देखो ये राइट साइज़ जो है ना, ये आपने डिपेंड करना है कि इमेज के लिए राइट साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इमेज है, अगर ये इमेज आपको एक छोटे से एरिया के ऊपर दिखानी है, ठीक है, तो फिर तो छोटी सी कोई इमेज आप उठा के वो भी दिखा दो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरी वेबसाइट के ऊपर बैकग्राउंड इमेज अक्सर आपने देखी होंगी लगी हुई होती है, अगर वो लगानी है और कोई कोई सम 12-13 KB की इमेज आप उठा के वहाँ पे लगा देते हो तो वो क्या होगा, वो पिक्सेलेट हो जाएगी, ठीक है, वो सही नहीं दिखेगी आपको, यूज़र को भी ब्लर नज़र आएगा सब कुछ। तो इस वजह से कहते हैं कि जहाँ पे आप जिस तरीके से आपने इमेज को दिखाना है, जिस साइज़ पे आपने दिखाना है, आपकी इमेज का रेजोल्यूशन जो वगैरह जो है ये भी सारी उसी चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। रेजोल्यूशन से अब हम तीसरे वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। ये वही पॉइंट है कि आपको अपनी इमेज का रेजोल्यूशन जो है वो ठीक सिलेक्ट करना है। अगर रेजोल्यूशन आपका सिलेक्ट नहीं होगा ठीक सही, तो फिर आपकी इमेज जो है वो पिक्सेलेट होगी, ठीक है। पिक्सेलेट का मतलब पता है क्या होता है, जब आपने इमेज आपकी आप कोई मोबाइल के अंदर इमेज है उसको जूम करना शुरू करते हो, एक वक्त पे आके आपको चौकोर चौकोर डब्बे नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो जो चौकोर डब्बे होते हैं ना वो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो पिक्सल्स नज़र आने शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी पिक्चर क्वालिटी गिर गई है। अगर अच्छा नॉर्मल सिनेरियो में देखो, आपको कैसे पता चलेगा, देखो कोई भी इमेज हो ना, जब आप उसको जूम करना शुरू करो तो एक टाइम के बाद वो पिक्सेलेट होगी, लाजमी होगी, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इमेज पिक्सेलेट ना हो, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इमेज मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, आपको सिंपल देखना उसके 100% साइज़ के ऊपर, यानी जिस साइज़ में आपने वेबसाइट पे लगाना है, अगर उस साइज़ के ऊपर आके पिक्सल्स आपको नज़र आ रहे हैं या पता चल रहे हैं या हल्की सी भी इमेज ब्लर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इमेज उस जगह के लिए ठीक नहीं है, आपको अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए। अगर वहाँ पे वो 100% पे रहते हुए वो इमेज ठीक नज़र आ रही है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट है, ठीक है। अब हर कोई जूम करके नहीं देखता कि भाई इमेज पिक्सेलेट हो रही है नहीं हो रही, और जूम करने पे कोई भी इमेज हो वो पिक्सेलेट होगी, ठीक है भाई। अच्छा, ये जेपेग की इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि देखो इस तरह की जो इमेजेस हैं, जैसे ये फोटोग्राफ्स इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जेपेग है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जिफ आ गई। अब जिफ के अंदर देखो इन्होंने ड्राइंग वगैरह लगाई हुई है। अब ड्राइंग के अंदर हमारे पास वैसे ही लिमिटेड कलर्स होते हैं ना, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, यहाँ पे जिफ या पीएनजी इस तरह की इमेजेस यहाँ पे बहुत परफेक्टली काम करेंगी। ये एक लोगो आ गया, देखो इसमें सिर्फ दो ही कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट, सही है। तो इसके लिए फिर कौन सा सूट बेस्ट है, फॉर्मेट पीएनजी, ठीक है। जिफ भी लगा सकते हो, पीएनजी भी लगा सकते हो। अच्छा, फिर ये क्रॉप के करने के बारे में बता रहा है कि भाई क्रॉप तरीके से करो, लेकिन ये उस दौर के लोगों के बारे में जिनको ढंग से क्रॉप करना नहीं आता था, आजकल तो हर किसी को आता है ना। अपनी पिक्चरें लगाते हो ना क्रॉप करके फेसबुक पे, सबने लगाई होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके भेजते हो आगे पीछे, है ना, की है ना हरकतें, सबको पता है क्रॉप, तो ठीक है, तो बस। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी थी, इन्होंने एक चीज़ और बताने की कोशिश की, वो ये है कि इमेजेस के अंदर दो टाइप की इमेजेस होती हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पता है सबको। पोर्ट्रेट क्या होती है, पोर्ट्रेट वो इमेज होती है जिसकी हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो, ठीक है। और लैंडस्केप वो इमेज होती है जिसकी विड्थ ज़्यादा और हाइट कम हो, ठीक है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, हाइट और विड्थ अगर कभी भी दे रहे हो, यहाँ से दे रहे हो या सीएसएस से दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो, हाइट और विड्थ के अंदर आपने इमेजेस के अंदर एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि वो इमेज उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन देखनी है कि वो क्या है। अगर उसकी हाइट ज़्यादा है इमेज की और आपने हाइट पकड़ के उसकी दबा दी, 100 पिक्सल कर दी, और वो एक्चुअल में 500 पिक्सल्स की थी, तो उस इमेज का हशर क्या होगा पता है, उस इमेज का असर वो होगा जो अभी इस इमेज का हुआ है, ठीक है। ये भी अभी पिच की हुई है, इसकी विड्थ मैंने छोटी कर दी है इस वजह से। अच्छा, उसके बाद फिर ये वही इन्होंने बताया कि भाई अगर कोई भी इमेज है, अगर आप उसको जूम करते हो तो जूम करने के बाद आपको वो चौकोर चौकोर जो डब्बे दिखते हैं, ये पिक्सल्स होते हैं, और ये पिक्सल्स जो है वो क्या कहते हैं, जूम करने के ऊपर आपको नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब उसका एक सॉल्यूशन आया है, वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस का मतलब है एसवीजी। अब हम तीसरे वाले चौथे वाले फॉर्मेट पे आ गए अपने। तो एसवीजी में क्या होता है बेसिकली,
एसवीजी जो है ना वो इमेज तो होती है, लेकिन एसवीजी के अंदर एक पूरी मैथमेटिक्स चल रही होती है। किस तरह से चल रही होती है? एसवीजी के अंदर एसवीजी की जो फाइल होती है आप उसको खोल भी सकते हो, उसको रीड भी कर सकते हो। उसमें एक्चुअल में कोड ही लिखा होता है, जैसे एचटीएमएल का कोड होता है ना, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता कोड होता है एसवीजी के अंदर। तो एसवीजी में क्या होता है? एसवीजी में बेसिकली आपके एक एक पिक्सल डिफाइन होता है कि भाई ये पिक्सल है, इसमें ये कलर है, ये कलर है, इस तरह से ये सारा एरिया इस तरह से पूरा डिफाइन होता है। और जब यूज़र पिक्स एसवीजी इमेजेस के ऊपर जूम करता है, उसको बड़ा करने की कोशिश करता है, तो पता है क्या होता है? जितने भी उसके पिक्सल्स हैं ना वो आपस में अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। जब पिक्सल्स की तादाद जूम करने के ऊपर बढ़ रही होगी तो कभी भी इमेज पिक्सेलेट हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वेक्टर इमेजेस जो हैं वो सबसे अच्छी इमेजेस हैं, क्योंकि वो पिक्सेलेट नहीं होती। लेकिन वेक्टर इमेजेस के ऊपर भी कुछ क्या कहते हैं आपके पास शराइत हैं। कोई फोटोग्राफिकली इमेज जो है उसको आप एसवीजी नहीं बना सकते। आपके पास एसवीजी के अंदर जो है वो ज़्यादातर आपके पास आइकन्स होते हैं, आइकन्स वगैरह जैसी जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास एसवीजी में अवेलेबल होती हैं। फॉन्ट्स होते हैं आपके पास, वो एसवीजी में आपके पास अवेलेबल होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो आप एसवीजी में होती हैं, ताकि वो आपने फॉन्ट को देखा है कभी भी? फॉन्ट को जूम कर लो, फॉन्ट कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता, फटता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फॉन्ट सारे एसवीजी होते हैं, ठीक है, इस वजह से नहीं होता। तो ये जो क्या कहते हैं जो एसवीजी है हमारा, ये फॉन्ट्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और एसवीजी जो है वो आप क्या कहते हैं आइकन्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे ये आइकन है हमारा, ठीक है, ये आइकन है, ये प्लस माइनस ये आइकन है, ये प्रिंटर का आइकन है, ये डाउनलोड का आइकन है, ये सारे आइकन हैं, ठीक है। इनको अगर आप पकड़ के जूम करो ये फटेंगे नहीं, पिक्सेलेट नहीं होंगे, क्योंकि ये एसवीजी है। अच्छा, फिर एनिमेटेड जिप्स के बारे में बताया, फिर पीएनजी के बारे में बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करते हैं, इमेज डाउनलोड करना बता रहे हैं आपको नेट से, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें इन्होंने बताया भाई आपके पास एक एचटीएमएल में फिगर और फिग कैप्शन का टैग होता है। अखबार में देखिए आप लोगों ने अक्सर पिक्चर्स, अखबार में पिक्चर लगी होती है और पिक्चर के नीचे बिल्कुल इसी तरह का टेक्स्ट लिखा होता है। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल पिक्चर के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। उस तरह से वो क्या होता है, वो बेसिकली एक तस्वीर लगी होती है और तस्वीर के नीचे एक कैप्शन चल रहा होता है उसका, ठीक है, कि वज़ीर आज़म अभी जो है ना ये काम कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ऐसे ही लिखा होता है ना, बिल्कुल वो पूरा कैप्शन होता है तस्वीर का कि तस्वीर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वही फिगर और फिर कैप्शन जो वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। इसका कोई विजुअल डिफरेंस आपको कोई इतना खास नज़र नहीं आना, बस ऐसे ही लगेगा कि आपने इमेज है और इमेज के नीचे जो है आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है। लेकिन फिगर और फिर कैप्शन जो है ना, ये आपकी क्या कहते हैं एसईओ के ऊपर जो है वो अच्छी होती है। क्या कहते हैं जब सर्च इंजन आपका रीड करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ यार ये इमेज तो लगी हुई है, लेकिन इमेज के साथ साथ उसका कैप्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आप क्या कहते हैं वो प्रेफर की जाती है आपकी वेबसाइट इस चीज़ के ऊपर। इसके लिए इसका बहुत बहुत आसान सा है, आप सिंपली ये वाला कोड कॉपी करो और कॉपी करके चला दो तो चल जाएगा आपके पास। फिगर के अंदर इन्होंने आईएमजी का टैग यूज़ किया है, आईएमजी के बाद एक लाइन ब्रेक करने के लिए बीआर का टैग यूज़ किया है, और उसके बाद फिर कैप्शन का टैग यूज़ किया और उसके अंदर कैप्शन लिख दिया। सही है भाई, समझ में आ रही है ना? इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारा जो इमेजेस वाला जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर है टेबल्स से रिलेटेड। अच्छा, अब टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा एक्सेल शीट जैसा डेटा आपके पास वेबसाइट में नजर आ रहा होता है, ठीक है। कॉलम्स बने हुए होते हैं, रॉज बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कैसे जो है वो पॉसिबल होता है? टेबल्स के ज़रिए पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो टेबल्स जो है वो आप बनाते हो टेबल के टैग के ज़रिए। ये आ गया टेबल का टैग, ठीक है। टेबल के टैग के अंदर फिर आपके पास हर रो को बनाने के लिए आपके पास एक टीआर का टैग होता है, ठीक है। टीआर का मतलब क्या होता है? टेबल रो, ठीक है। मैं इसी कोड को फिलहाल कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैंने टेबल चला दी, ठीक है। अच्छा, इसको चला के सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे चल रही है। अच्छा, अभी फ़िलहाल देखो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर मैं ये वाला काम चाहूँ ना तो मैं सिर्फ डिव के थ्रू भी, सॉरी पैराग्राफ के थ्रू भी कर सकता हूँ ना। क्यों? 3 पैराग्राफ लगाऊंगा, स्पेस दे दे के लिख दूंगा, ऐसे ही है ना। लेकिन
अब इसमें उसमें फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि सबसे पहले तो ये जो टेबल का जो डेटा है ना, ये आपकी एसईओ रीडिंग के लिए भी काम आता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जिस तरह की आपको अलाइनमेंट ये प्रोवाइड करता है ना टेबल, वो आपको पैराग्राफ नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कैसे। अभी तो समझ लो आपके पास डेटा सेम तरह का है ना, जैसे ये सेम लेंथ का डेटा है, ये भी दो कैरेक्टर्स का डेटा है, 2 कैरेक्टर्स का डेटा है, तो आपको साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और नंबर्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हो ये आपकी एक एक करके कॉलम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपने पैराग्राफ में किया होता तो पता है क्या होता, ये वाला 30 जो है ना, ये इतनी स्पेस नहीं छोड़ता, ये 15 के साथ चिपका होता है एक स्पेस छोड़ के, ठीक है। और बिल्कुल सेम कंडीशन जो है वो इसके साथ भी होती। तो इसका मतलब ये है कि HTML को हमारे पता है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा कॉलम बना हुआ है, एक कॉलम के अंदर जितनी भी स्पेस होगी, हर कॉलम जो है, हर कॉलम का हर डेटा उतनी ही स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो वापस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हो, सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, वरना ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे आप टेबल में बॉर्डर लगा सकते हो, सिर्फ देखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, विजुअल। ये एक डिफरेंस है, अगर आप बॉर्डर लगाओगे तो टेबल के ऊपर इस तरह से आपको बॉर्डर भी नजर आएगा, ठीक है। 1 जो यहाँ पे मैंने लिखा है, 1 का मतलब है 1 पिक्सल्स, यानी 1 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आप इसमें जितनी बड़ी वैल्यू डालो, उसका जो बॉर्डर है वो उतना ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास, अब हमने ये देख तो गया हमने काम क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे हो रहा है उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले तो टेबल का टैग लिया, टेबल के टैग से स्टार्ट करने के से हमारे जो ब्राउज़र है वो समझ गया कि भाई यहाँ पे एक टेबल बनने के लिए जा रही है, ठीक है। अब जब तक ये टेबल का टैग एंड नहीं होगा तब तक ब्राउज़र उसको सारे डेटा को टेबल का डेटा ही कंसिडर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे हमने बताया कि भाई मुझे टेबल के अंदर TR के जरिए मैंने बताया कि मुझे टेबल के अंदर एक रॉ क्रिएट करनी है, ठीक है। जब तक मेरे TR का टैग एंड नहीं होगा तब तक ये एक ही रॉ चलती रहेगी, ठीक है। TR का टैग स्टार्ट हुआ और TR का टैग एंड हुआ, यानी इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये क्या है, एक रॉ है मेरी। उसके बाद फिर TR का टैग एंड करने के बाद मैंने दोबारा TR स्टार्ट किया और दोबारा एंड किया, तो यहाँ तक क्या है मेरी, अब सेकंड रॉ, ठीक है। और फिर ये वाली क्या है मेरी, थर्ड रॉ। अब हर रॉ के अंदर डेटा आता है, ठीक है, हर रॉ के अंदर डेटा आता है। TD का मतलब यहाँ पे टेबल डेटा है, ठीक है। एक डेटा का मतलब ये है कि हर कॉलम का एक डेटा, हर कॉलम का एक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 15 दिया है, तो ये 15 कहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है, सबसे पहली रो का सबसे पहला डेटा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा 15 दिया, ये है पहली रो का दूसरा डेटा, तो ये कहाँ पे आएगा, पहली रो के दूसरे डेटा, ठीक है। फिर ये आ गया 30, पहली रो का तीसरा डेटा, और ये आ गया यहाँ पे, सही भाई, क्लियर है। उसके बाद फिर मेरी सेकंड रो शुरू होती है, पहले सेकंड रो का पहला डेटा 45, इसी तरीके से थर्ड रो का लास्ट डेटा 90, तो आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये काम चल रहा है, इजी है भाई। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी ना, आसान थी ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे TR जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि चलो ये वाला अब नहीं करना, मैंने अपना डेटा बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि वो कैसे बनेगा। सबसे मैं आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट, ठीक है, टेबल के अंदर रिजल्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले तो हर स्टूडेंट के लिए एक रॉ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए ना। तो मैं पहले स्टूडेंट के लिए एक रॉ बना लेता हूँ। ये एक रॉ मेरी बन गई, ठीक है। अब इस रॉ के अंदर मैंने 4 चीज़ें दिखानी है, रोल नंबर दिखाना है, नाम दिखाना है, और इसके साथ साथ उसकी परसेंटेज दिखानी है और रैंक दिखाना है। ये 4 चीज़ें मैंने उसको यहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले TD हमने ले लिया, और यहाँ पे यूज़र का जो रोल नंबर है वो है ये, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और TD लेना है। अब यूज़र का जो नाम है वो है उस्मान, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट का नाम, ठीक है। फिर TD एक और ले लिया मैंने, और यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज है वो फॉर एग्जांपल इसने 90% ली है, और इसका जो रैंक है वो है फर्स्ट, ठीक है। अब अगर मैंने इसी तरीके से एक और
क्या कहते हैं स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे लगाना है, तो अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले रॉ क्रिएट करूँगा। रॉ कैसे क्रिएट होगी, टीआर के ज़रिए। मैं इसी को एक काम करता हूँ, ठीक है। ये उस्मान था, इसका नाम है उस्मान 1, इसका नाम है उस्मान 2, ठीक है। इसका रोल नंबर भी चेंज है। अच्छा, इस बेचारे ने जो है वो सिर्फ 80% ही स्कोर किए, और इसकी 40% है और ये फेल हो गया, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास यूज़र स्टूडेंट्स का डेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ठीक है, ये तो उसमें तो कोई वाली बात नहीं है ना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बताना भी है, एक ऊपर हेडिंग लगानी है। अक्सर आपने देखा होगा ना, टेबल्स के ऊपर हेडिंग लगी हुई होती है। एक्सेल की शीट के ऊपर भी आप कॉलम के ऊपर नाम लिखते हो ना, कि भाई ये वाला कॉलम जो है ये इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर रोल नंबर, इसके ऊपर नेम, इसके ऊपर परसेंटेज और इसके ऊपर रैंक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और रो ले लेता हूँ, इसी रो को ले लेता हूँ। सबसे ऊपर इसको रख देता हूँ, तो क्योंकि मुझे सबसे ऊपर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, नेम आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगी सही है भाई। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, क्यों मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वो हेडिंग की तरह दिख नहीं रहा। अब उसको अगर हेडिंग की तरह मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस टी को मैं कर दूंगा, TH का मतलब टेबल हेडिंग, सही है भाई। अब मज़ा आया ना। तो अब जो हमारा डेटा है वो हेडिंग की तरह शो हो रहा है, सही है भाई। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई। अक्सर आपने टेबल के अंदर देखा होगा, कोई एक कॉलम है जो कि जिसकी हेडिंग क्या कहते हैं, दो तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये परसेंटेज और रैंक है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही कॉलम हो, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इसी के आगे मैंने स्लैश लगा के रैंक लिख दिया और इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या होगा पता है, ये कम हो गया। मैं चाह रहा था ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा स्पैन, यानी इसको मैं बताऊँगा कि भाई आपने जो जगह घेरनी है ना वो 2 के बराबर घेरनी है। अपनी तो घेरोगे, अगले वाले की भी ले लेना, ठीक है। तो कॉल स्पैन के ऊपर मैं क्या बताऊँगा, इसको 2 बताऊँगा। अगर 1 बताऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी वो अपनी जगह तो घेर ही रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा 2। अब 2 बताने से क्या होगा, सही भाई। तो ये जो है वो जो मेरा डेटा था वो आगे स्पैन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो उस्मान 1 है और उस्मान है और उस्मान 1 है, इन दोनों ने 90% लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों के ऊपर, यानी यहाँ पे जो अलग से बॉक्स बना है, एक ही बॉक्स बने जो दोनों के को रिप्रेजेंट करे, यानी ये रॉ है ना, रॉ का डेटा घेरे वो, यानी नई रॉ में जो डेटा आ रहा है ना उसका डेटा घेर ले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो 90% है मैं चाह रहा हूँ ये नीचे तक आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बताऊँगा कि भाई आपने नीचे वाली रॉ का डेटा जो है ना जगह घेरनी है। तो मैं इसको बताऊँगा रॉ स्पैन। पहले मैंने कॉल स्पैन बताया था, यानी वो, हाँ, वो जो चल रहा था वो हॉरिजॉन्टल चल रहा था। अब ये जो चलेगा ये वर्टिकल होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मसला पता है क्या होगा, इसका अपना 80% भी आ रहा है और इसकी वजह से ये जो फर्स्ट वाला था उसका वो आगे भाग गया, सब कुछ आउट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी ना, इसने जगह ले ली है इसकी, तो इसकी जगह तो बनती नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। तो ये दोनों की 90% यहाँ पे इस तरह से शो होगा, सही है भाई। तो ये हमारे पास रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों, मतलब
आसानी है, ठीक है। कॉल स्पैन बताओगे तो अपने से बराबर वाले की जगह घेर लेगा, रॉ स्पैन बताओगे अपने से नीचे वाले की जगह घेर लेगा। सही है भाई। अरे रॉ स्पैन और कॉल स्पैन जो है ना, ये कभी कभी क्या कहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस लाजमी है, ठीक है। रॉ स्पैन या कॉल स्पैन की एक दो बार लाजमी प्रैक्टिस कर लेना। अभी क्लास के बाद में आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, वो भी इसी चीज़ के ऊपर है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ एडिशनल टैग्स आते हैं। अच्छा, ये वाले जो हमारे टैग्स हैं ना, ये भी सिमेंटिक मार्कअप की तरह है। क्योंकि इसका एक्चुअली विजुअली कोई ख़ास आपको फ़र्क दिखाई नहीं देता, ठीक है। क्योंकि जो जिस तरीके से अभी टेबल नज़र आ रही है ना, इन टैग्स को लगाने के बाद भी टेबल वैसी की वैसी ही नज़र आएगी। लेकिन इससे फ़ायदा पता है क्या होगा? इससे फ़ायदा एक तो आपकी एसईओ को होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, ठीक है। क्योंकि वो कोई भी आके ना टैग अगर पढ़ती है और कोई भी रॉ को रीड करता है, और रीड करने के बाद फॉर एग्जांपल डेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तो मेरे हेडिंग है ना, सिर्फ इसको पढ़ के ना चले जाए। असल डेटा मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ABC CNN लिखा हुआ है, ये मेरी हेडिंग है। एक्चुअल डेटा कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एसईओ जो है वो इस चीज़ को पढ़े, इस चीज़ के ऊपर फोकस करे। तो उसको मैं कैसे बताऊंगा कि भाई ये वाली जो रॉ है, ये रॉ मेरी हेडिंग की रॉ है, और ये वाली जो रॉ है ये मेरा एक्चुअल डेटा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? उसके लिए हमारे पास, जहाँ पे आप रॉ बना रहे हो, रॉ से ऊपर टेबल के अंदर ही आप बता सकते हो उसको टी हेड। इस टी हेड के अंदर आप अपनी पूरी हेडिंग वाली रॉ को स्टोर कर दोगे इस तरीके से। आई बात समझ में? और बिल्कुल जिस तरीके, अब ये वाला जो है ये हमारा क्या है? ये सारा का सारा डेटा। तो इसको हम कहाँ रखेंगे? इसको हम रखेंगे टी बॉडी के अंदर। सही है भाई। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ा? मैंने अभी आपको बताया, इसका कोई विजुअली कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टी बॉडी के अलावा एक और चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अक्सर आपके पास फुटर्स भी होते हैं, टेबल के फुटर्स भी होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई महीने का एक्सपेंस बना हुआ है टेबल के ऊपर, और नीचे आप टोटल कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो फुटर में आता है ना टोटल। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप चाहो तो वो चीज़ यहाँ भी बना सकते हो। उसके लिए आपके पास एलिमेंट है टी फुट का। टी फुट के अंदर आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रॉ दे रहे थे सब में, इसमें भी रॉ का टैग टी फुट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट्स, और मेरे टोटल स्टूडेंट्स 3 है, तो यहाँ पे आ जाए 3 लिखा हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो टोटल स्टूडेंट्स तो लिखा हुआ आया, और 3 जो है वो बिल्कुल दोनों एक एक ही उस पर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 3 कॉलम्स की जगह घेर ले, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लगाऊंगा कॉल स्पैन, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 3। सही है भाई, रेट हो गया। अच्छा, ज़्यादा बेहतर क्या है, यहाँ पे भी टी डी की जगह क्या हम देते हैं हम, क्योंकि ये डेटा नहीं है ना एक्चुअली, ये हमारी समरी है, तो यहाँ पे भी हेडिंग देना ज़्यादा बेहतर है। ये हो गई हमारी टेबल तैयार। सही है भाई। कोई क्वेश्चन आ भी रहा है समझ में, या निकल रहा है सब? अच्छा, फिर विथ वगैरह है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि विथ वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम कहाँ से कवर करेंगे? CSS पे। यहाँ आपका जो चैप्टर है टेबल्स का वो ख़त्म हो गया, ठीक है।